हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल लॉ रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। हम जब भी सेक्शन 100 सीपीसी पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है कि जब भी सेकंड अपील हाई कोर्ट के समक्ष फाइल की जाएगी तो वो सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस होगी। तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है उसको हम आज जानेंगे। तो सीपीसी में सेकंड अपील हाई कोर्ट में सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही क्यों दी गई है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केसेस का बहुत बर्डन है। तो अननेसेसरी लिटिगेशन को रोकने के लिए, जो कि फैक्चुअल डिस्प्यूट पे बेस होती है, उनको रोकने के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 100 सीपीसी को समझते हैं। अंडर द सीपीसी ए सेकंड अपील इज अलाउड इन द हाई कोर्ट if the case involves a substantial question of law. Now, what exactly is a second appeal? Well, it's an appeal filed against the decision of a lower appellate court. But the High Court will only hear the case if it involves a legal issue that significantly affects the right of the parties involved. Section 100 of the CPC restricts second appeals and makes sure that only legal questions of importance are brought before the High Court. यानी कि सीपीसी के अंडर सेकंड अपील तब होती है जब एक लोअर अपीलेट कोर्ट की डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। पर ये अपील सिर्फ तब अलाउ होती है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। नाउ let's break down what we mean by substantial question of law. Although the CPC does not define it explicitly, the Supreme Court has laid down a few tests to identify it. CPC के अंडर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनीलाल वर्सेज मेहता 1962 केस में कुछ टेस्ट्स दिए थे जिनसे हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का आइडिया लगा सकते हैं। तो पहला टेस्ट है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जो जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, यानी कि सिर्फ उससे पार्टीज इफेक्ट नहीं हो रही हो, जो जनरल पब्लिक है उसको भी ये ऐसा डिसीजन प्रभावित करता है, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। सेकंड, डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन पार्टीज राइट्स। अगर पार्टीज के राइट्स पे डायरेक्ट कोई इफेक्ट ऐसे क्वेश्चन से पड़ता है तो वो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इनको हम आगे एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि अनसेटल्ड लीगल इशू रिक्वायरिंग इंटरप्रिटेशन, यानी कोई ऐसा लीगल इशू है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं दिया है और उसकी व्याख्या है वो सुप्रीम कोर्ट से आवश्यक है, तो ऐसा क्वेश्चन है वो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। एग्जांपल के लिए, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सिर्फ जो विमेन शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती थी उनको कंसिडर किया जाता था, तो बाद में कोर्ट ने इंटरप्रेट करके जो लिव इन रिलेशनशिप की जो फीमेल्स हैं उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के दायरे में माना था। तो ये ऐसे इशू होते हैं, वो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के कुछ एग्जांपल अपने देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस, यानी कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने उस लीगल इशू पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया है, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना डिसीजन दे जो सर्वमान्य हो। सेकंड, एररनेस फाइंडिंग बेस्ड ऑन नो एविडेंस, यानी कि कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट्स का मिस इंटरप्रिटेशन कर लेती है या बिना एविडेंस के जो कोई एरर वाली फाइंडिंग्स होती है कोर्ट की, जिसमें एरर होता है, ऐसी जो फाइंडिंग है, जैसे कि डिक्लेयरिंग ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड विदाउट एग्जामिनिंग टर्म्स, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन को एग्जामिन किए बिना ही उसको आप वॉइड डिक्लेयर कर देते हो, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाएगा। उसके आधार पे आप सेकंड अपील हाई कोर्ट के समक्ष दायर कर सकते हो।
थर्ड इज मिसप्लेस्ड ओनस ऑफ प्रूफ, यानी कि रॉन्ग बर्डन असाइनमेंट। अब ओनस ऑफ प्रूफ किसी दूसरी पार्टी पे है और कोर्ट है वो ज़बरदस्ती दूसरी पार्टी को बोला कि ओनस ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को प्रूफ कीजिए। तो वो प्रूव करने के लिए अगर मिसप्लेस करती है ओनर्स ऑफ प्रूफ को, तो वो उस पर भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाएगा और आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं तो बर्डन उसमें कोई डिफेंडेंट के ऊपर डाल दिया जाए कि आप प्रूव करो, जबकि प्लेंटिफ के ऊपर होना चाहिए बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे केस में, तो ये एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल समझ सकते हैं अपन, इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल एविडेंस कंसिडर्ड। ऐसा कोई एविडेंस जो कि केस के फैक्ट से रेलिवेंट नहीं है या जिसको एडमिट करने की एविडेंस एक्ट है वो इजाज़त नहीं देता है और कोर्ट है ऐसे एविडेंस को कंसिडर करती है, तो उसके आधार पे आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बना के अपील, सेकंड अपील है वो हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। जैसे कि यूजिंग एन अनरजिस्टर्ड लीज डीड इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जहाँ रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए और वहाँ पे कोर्ट है वो अनरजिस्टर्ड डीड को कंसिडर करती है, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगा। तो ये कुछ और केसेज हैं जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग डील करते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो लॉ कमीशन ने अपनी 34th रिपोर्ट है उसमें बोला है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो लीगल इंटरप्रिटेशन को इम्पैक्ट करना चाहिए, सिर्फ फैक्चुअल डिटर्मिनेशन को नहीं। जो फैक्चुअल डिटर्मिनेशन को इफ़ेक्ट करता है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्शन 100 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे जुडिशियल एफिशिएंसी इंश्योर होती है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि सिर्फ उन्हीं लीगल इश्यूज़ को हाई कोर्ट तक ले जाया जाए जो इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स हो, ताकि केस लॉ का क्लैरिफिकेशन हो सके और अननेसेसरी अपील है उनको रोका जा सके, ताकि हाई कोर्ट का समय बचाया जा सके। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 100 CPC। आपको यह टॉपिक समझ में आया? अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।